हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में रेगुलेशंस ऑफ इंसुलिन सिक्रीशंस को समझने वाले हैं और इसके बाद फिर ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन जो बचे हुए हैं उनको भी बहुत ही डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंसुलिन के रिलीज, इंसुलिन के फंक्शन, इन सारी चीज़ों को, सिंथेसिस को बहुत डिटेल तरीके से समझ चुके थे, जिसमें हम लोग इंसुलिन के स्ट्रक्चर्स को समझे थे या फिर पैनक्रियाज का जो ओवरऑल एनाटॉमी था एंड फिजियोलॉजिकल जो उसमें सेल के किस तरीके से अरेंजमेंट थे, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझे थे, ब्लड सप्लाई को समझे थे। आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने रेगुलेशंस ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन को समझने वाले हैं और उसके बाद फिर ग्लूकागॉन एंड देन उसके आगे प्रोसीड करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, तो नोट्स एंड पेन निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंसुलिन रेगुलेशंस। अब बेसिकली इंसुलिन सिक्रेशन होता कैसे है, तो कहने का मतलब बेसिक आइडिया हम लोग के इंसुलिन के बारे में ये है कि सर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जाहिर सी बात है, हम लोग फंक्शंस में भी डिस्कस किए थे कि ये क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, चाहे अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहा हो, चाहे वो इनहेंस ग्लूकोज अपटेक की बात कर ले, यानी ग्लूकोज जो सेल में पहुंचाने का काम था वो इंसुलिन करवा रहा था, या फिर इंक्लोज ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, यानी किसी भी तरीके से इंसुलिन जो है वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज को बॉडी में कम करने का काम कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग रेगुलेशंस को समझते हैं। इसमें है क्या, इंसुलिन सिक्रीशन इज मेनली रेगुलेटेड बाय ब्लड ग्लूकोज लेवल। बेसिकली सिंपल सी बात कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिसाइड कर रहा होता है कि इंसुलिन कितना होगा, यानी इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीशन, यानी इंसुलिन का सिक्रीशन जो डिसाइड हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल से। एडिशनल फैक्टर्स जैसे कि जाहिर सी बात है ये कॉमन चीज़ें हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल से हमको पता चल रहा होता है कि इंसुलिन कितना सिक्रीट होगा, ब्लड में इंसुलिन का क्या लेवल होगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल डिसाइड कर रहा होता है। इसके साथ साथ अदर फैक्टर्स है, जैसे क्या कि एमिनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हो गए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड एंडोक्राइन हार्मोन्स, जीआई के हार्मोन्स हो गए, या एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ हार्मोन्स हो गए, या ऑटोनोमिक नर्वस फाइबर्स, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स क्या करते हैं, छोटे मोटे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं इंसुलिन के सिक्रीशंस में, बेसिकली उसको रेगुलेट करने में। जिसमें पहला हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का क्या रोल होता है इंसुलिन के सिक्रीशन में। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्कस करते हैं वो होता है 80 to 100 mg पर DL, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अब यहाँ पे क्या होता है, लो इंसुलिन सिक्रीशन जो अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट के अप्रोक्स ये सिक्रीशन आते हैं। यानी इंसुलिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 to 100 mg पर DL हो, उस वक्त इंसुलिन का सिक्रीशन क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट इंसुलिन ब्लड में सिक्रीट होकर आ रहा होता है। इंक्रीजेस टू 100 to 120 mg पर DL, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल जब 100 से 120 mg पर DL हो जाए तब क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीशन राइजेस रैपिडली टू 100 माइक्रो यूनिट पर मिनट। ये अगर ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डिस्कस जो करें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब 100 mg तक है तब तक क्या इंसुलिन नॉर्मल 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट हो रहा होता है। लेकिन यही अगर ये 100 जो है क्या हो गया, 100 से 120 mg पर DL हो जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल, उस वक्त इंसुलिन बहुत रैपिड तरीके से, इंसुलिन सिक्रीशन राइजेस रैपिडली टू 100 माइक्रो यूनिट पर मिनट, ये 10 से बढ़कर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। अब ये केस और थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है कब कि अबव 200 mg पर DL इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीजेस स्टीपली अप टू 400 माइक्रो यूनिट पर मिनट। कि जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, पहले 80 to 100 में 10 माइक्रो यूनिट पर लीटर 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट था, पर अब क्या हो जा रहा है कि जब 100 से 120 ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रहा है तो फिर 100 माइक्रो यूनिट पर मिनट हो रहा है। लेकिन यही ब्लड ग्लूकोज लेवल जब 200 mg पर DL जा रहा है तो ये इंसुलिन का सिक्रीशन किस स्पीड तक जा सकता है, 400 माइक्रो यूनिट पर मिनट तक जा सकता है। ओके, तो इंसुलिन का सिक्रीशन ऐसे जो एक्सट्रीमली तरीके से बढ़ रहा है, ये किस कंडीशंस में, यानी कुछ तो कंट्रोल होगा, कुछ तो पाथवे होगा। तो हाँ, इंसुलिन का सिक्रीशन बेसिकली फॉलो करता है वो क्या है, बाइफेजिक इफेक्ट को। इसको बाइफेजिक इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। आफ्टर मील इंसुलिन सिक्रीशन शोस टू फेजेस, कहने का मतलब कि इंसुलिन जो सिक्रीट हो रहा है बॉडी में वो दो फेज में सिक्रीट होता है। यानी ऐसे समझिए कि एक प्रोसेस चालू किया इंसुलिन सिक्रीशन, एक फेज कंप्लीट, फिर उसके बाद जो सिक्रीशन आएगा वो दूसरे फेज में आएगा। इंसुलिन सिक्रीशन होता रहेगा बट वहां पे दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब ये है क्या, तो फर्स्ट फेज रैपिड इंक्रीज विद इन मिनट्स, इंसुलिन कंसंट्रेशन राइजेस फ्रॉम बेसल 10 माइक्रो यूनिट पर ml टू 100 माइक्रो यूनिट पर ml ड्यू टू रिलीज ऑफ स्टोर्ड इंसुलिन। ओके, होता क्या है कि फर्स्ट फेज में हम लोग को देखने को मिलता है कि राइज इंक्रीज विद इन मिनट्स, यानी इंसुलिन का लेवल जो कंसंट्रेशन वो राइज कर जाता है बेसल 10
माइक्रो यूनिट पर ml से लेकर के वो कहाँ तक जा सकता है 100 माइक्रो यूनिट पर ml ड्यू टू राइज इन स्टोर्ड इंसुलिन। होता क्या है, इस ग्राफ को समझते हैं। ओके क्या है कि फर्स्ट फेज में इंसुलिन का लेवल 10 माइक्रो यूनिट पर ml से लेकर के वो जा सकता है कितना 100 माइक्रो यूनिट पर ड्यू टू रिलीज ऑफ स्टोर्ड इंसुलिन। कहने का मतलब इंसुलिन जो स्टोर्ड हो चुका है यानी बन चुका था और स्टोर्ड फॉर्म में है, उस स्टोर्ड फॉर्म का इंसुलिन क्या है कि यहाँ पे ये राइज लेकर के यानी जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर बात कर लें, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, उस वक्त क्या होता है कि जब यहाँ से देखो कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इंसुलिन में है और यहाँ के टाइम आफ्टर मील यानी खाना खाने की कितना देर बाद इंसुलिन किस तरीके से रिलीज हो रहा था, ये टाइम अकॉर्डिंग बढ़ रहा होता है, ये इंसुलिन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा होता है। यानी ये ग्राफ जो वो देख रहे हैं, ये एक्सिस पे हमको इंसुलिन किस तरीके से रिलीज हो रहा है वो दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग को टाइम दिख रहा है कि बढ़ते टाइम के साथ किस तरीके से इंसुलिन चेंज हो रहा होता है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो स्टोर्ड इंसुलिन पहले तो नॉर्मल ही है, अब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा होता है तो स्टोर्ड इंसुलिन तो यहाँ पे स्पाइक आता है, ये स्पाइक जो हमको दिख रहा है, ये स्पाइक, ये फर्स्ट फेज है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट फेज में यहाँ पे 100 माइक्रो यूनिट पर ml तक जा सकता है। हम देख रहे हैं कि 100 के लेवल तक जा सकता है, यानी 10 से लेकर के वो 100 माइक्रो यूनिट पर ml तक जा सकता है। लेकिन सेकंड फेज आफ्टर इनिशियल ड्रॉप यानी सेकंड 100 माइक्रो यूनिट के बाद क्या होता है कि हमको इंसुलिन के लेवल में डिक्रीज देखने को मिलता है। ये एक फेज की बात हो रही है, यानी खाना खाने के लगभग ये अप्रोक्सीमेटली कितना देर बात कर लें, अगर हम लोग देखेंगे इनिशियल ड्रॉप 10 to 15 मिनट यानी 10 से 15 मिनट बाद ये क्या होता है ड्रॉप आता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इंसुलिन का ग्राफ क्या हो यहाँ पे कम होने लगा, यानी ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम होता है आफ्टर इनिशियल ड्रॉप। यही हमारा क्या है इनिशियल ड्रॉप 40 to 50 माइक्रो यूनिट पर ml इन 10 to 15 मिनट, यानी 10 to 15 मिनट में ड्रॉप आता है। इंसुलिन सिक्रीशन राइजेज अगेन ग्रेजुअली पीकिंग बिटवीन 2 or 2.5 आवर्स ड्यू टू न्यू इंसुलिन सिंथेसिस। अब ये डिक्रीज होता क्यों है और फिर ये एक्चुअली ये डिक्रीज जो इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हुआ फिर ये इंसुलिन बढ़ता क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि इंसुलिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा था उस वक्त जो स्टोर्ड इंसुलिन था बेटा सेल में वो रिलीज हुआ, तो ब्लड में क्या हो गया इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, प्लाज्मा में इंसुलिन लेवल बढ़ा। फिर क्या हुआ स्टोर्ड इंसुलिन खत्म हो गया तो ये इंसुलिन का लेवल फिर प्लाज्मा में कम हुआ। अब नए इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ और फिर क्या हुआ इंसुलिन प्लाज्मा में इंक्रीज किया और ये पीक टाइम आता है खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद ड्यू टू न्यू इंसुलिन सिंथेसिस। यानी होता क्या है यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे के बाद पीक आता है यानी दी हाईएस्ट, यानी यहाँ पे देखें तो अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करें क्या होता है 2.5 घंटे में सबसे ज़्यादा दी हाईएस्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होता है इंसुलिन होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसुलिन हो रहा होता है। अब ये कंडीशन क्यों होता है तो उस वक्त जो स्टोर्ड इंसुलिन था वो खत्म हो गया, अब नया इंसुलिन फॉर्मेशन हुआ तो फॉर्मेशन होते 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 एक टाइम आता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो रहा होता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, तो ये खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद होता है ये कंडीशन। पहला ब्लड ग्लूकोज लेवल का रोल यहाँ था इंसुलिन के सिक्रीशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। आगे जो है वो प्राइमरी ना होकर के बट और भी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे दूसरा रोल है रोल ऑफ प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड्स का, तो अमीनो एसिड्स लाइक आर्जिनिन एंड लाइसिन स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन अलोन। अमीनो एसिड कॉज स्लाइट इंक्रीज विद ग्लूकोज देन सिग्निफिकेंटली पोटेंशिएट इंसुलिन रिलीज। कहने का मतलब क्या है कि जनरली हम लोग ग्लूकोज लेवल की बात करते हैं, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन सिक्रीशन हुआ, फिर वो जिस तरीके से फॉलो पाथवे अपना कर रहा था वो हम लोग देखते हैं। पर यहाँ पे पर यहाँ पे प्रोटीन्स जो भी प्रोटीन्स बने होते हैं किस चीज़ के अमीनो एसिड्स के, तो 2 अमीनो एसिड खासकर आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। अलोन अमीनो एसिड कॉज स्लाइट इंक्रीज। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अमीनो एसिड अगर ब्लड में बढ़ गया तो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा सिक्रेट करवाएगा, ऐसा नहीं है। अमीनो एसिड बढ़ता है तो थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट लेवल यानी थोड़ा सा इंक्रीज करवाता है इंसुलिन सिक्रेशन विथ ग्लूकोज के साथ। दे सिग्निफिकेंटली पोटेंशिएट इंसुलिन रिलीज, यानी ग्लूकोज के साथ, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और अमीनो एसिड से बढ़ रहा है तो वो इंसुलिन रिलीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। रोल इन लिपिड डेरिवेटिव्स, ये क्या है तो बीटा कीटो एसिड जो एसिटो एसिटेट है ये क्या करवाते हैं, यानी इसका अगर एक्चुअली क्या होता है बीटा कीटो एसिड्स जो एग्जांपल है हमारा एसिटो एसिटेट का, ये क्या करते हैं इनहांस इंसुलिन सिक्रीशन, यानी एसिटो एसिटेट का अगर लेवल ब्लड में बढ़ रहा है उस वक्त क्या करता है इंसुलिन के सिक्रीशन हमने को देखने को मिलता है। अब बात करें रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, जैसे क्या हार्मोन सच एज गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन,
कॉलिसिस्टोकाइन जिसको सीसी की कह रहे थे, एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी, ये क्या करते हैं, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन स्पेशली आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के बाद क्या होता है, ये हार्मोन बेसिकली रिलीज हो रहे थे जो डाइजेशन में अल्टीमेटली पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हार्मोन जिस तरीके से रिलीज हो रहे होते हैं ये क्या करवाते हैं, इंसुलिन को भी रिलीज करवा रहे होते हैं। ये क्या था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हो गए। रोल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स लाइक क्या है, डायबिटोजेनिक हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन, आगे हम लोग देखने वाले हैं, ग्रोथ हार्मोन जो ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉर्टिसोल राइजेस ब्लड ग्लूकोज, अब जो हार्मोन्स है जैसे ग्लूकागॉन या ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, बढ़ा देता है, ग्रोथ हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अब ये बढ़ाते हैं विच सेकेंडरी स्टिमुलेट बीटा सेल्स टू सिक्रेट इंसुलिन। अब जाहिर सी बात है कि ये हार्मोन्स आपस में अगर काम करें या फिर अकेले भी काम करें, या ग्लूकागॉन काम करें या ग्रोथ हार्मोन काम करें या कॉर्टिसोल की अगर बात कर ले, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। क्योंकि अब ये हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं और हमको पता है कि इंसुलिन तब रिलीज होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, यानी इस हार्मोन्स की वजह, यानी ग्लूकागॉन ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन्स की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, और चूंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा इसलिए क्या होता है, बीटा सेल को स्टिमुलेशन मिलता है और क्या होता है, वहां से इंसुलिन रिलीज होता है। क्रॉनिक हाइपर सिक्रीशन में एग्जॉस्ट बीटा सेल प्रीडिस्पोजिंग डायबिटीज मेलाइटस। अब क्या होता है कि कहने का मतलब यह कि क्रॉनिक हाइपर सिक्रीशन में एग्जॉस्ट बीटा सेल्स, अब जाहिर सी बात है कि आप बीटा सेल एक लिमिट तक हार्मोन बनाएगा यानी इंसुलिन बनाएगा और उसको सिक्रीट करेगा, बार बार आप बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे, एक टाइम आने के बाद क्या होगा, बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से एक कंडीशन जनरेट हो जाएगा, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलचाल की भाषा में शुगर या डायबिटीज भी कहते हैं। ये डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है क्योंकि ये हार्मोन्स जो ग्लूकागॉन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, बार बार ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। क्योंकि बार बार ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार बीटा सेल स्टिमुलेट होता है और बार बार इंसुलिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से बीटा सेल क्या होता है, एग्जॉस्ट हो सकता है और एंड रिजल्ट हमको डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर लें तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वाया वेगस नर्व इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रीशन, न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, बेसिकली यहाँ पे एसिटाइल कोलिन हो गए या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, ये क्या होते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीजेस इंसुलिन सिक्रीशन, ट्रांसमीटर लाइक नॉर एड्रेनालिन, ये क्या करवाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल में, यानी एक्चुअली sympathetic stimulation decreases insulin secretion, neurotransmitter is noradrenaline. The physiological role is under the conditions remain partly unclear. Okay, अब यहाँ पे बेसिकली नर्वस सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करवाते हैं कि इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल किस तरीके से, ये फिजियोलॉजी यानी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में ये किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, इसका एक डिटेल आंसर हम लोग के पास अभी नहीं है। जब होगा तो हम लोग उसको और इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। क्या है, द फिजियोलॉजिकल रोल अंडर नॉर्मल कंडीशन रिमेन्स पार्टली अनक्लियर, यानी कुछ चीज़ें क्लियर है कुछ नहीं है, तो जैसे हम लोग को डिटेल मिलता है उस चीज को फिर हम लोग समझेंगे। ओके, अब हम लोग ग्लूकागॉन की बात करते हैं। ये क्या सोर्स ऑफ सिक्रेशन का क्या है, अल्फा सेल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज में स्टमक के ए सेल से या इंटेस्टाइन के एल सेल से भी ये रिलीज होते हैं, क्या, ग्लूकागॉन। तो हमारा मेजर फोकस जो होने वाला है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से, यानी पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है, इस ग्लूकागॉन की हम लोग अभी बात करते हैं। ओके, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वहाँ पे क्या होता है, सेल के क्लस्टर्स होते हैं, जिसमें सेंट्रली हम लोग को क्या मिल रहा होता है, बीटा सेल्स, पेरीफेरली में वो क्या मिलता है, अल्फा सेल्स, और डेल्टा सेल और पीपी सेल या एफ सेल जिसको कह रहे थे वो क्या होता है, सारे जगह होते हैं। हाफ लाइफ टाइम और केमिस्ट्री की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ग्लूकागॉन, 29 अमीनो एसिड से बना हुआ, इसका हाफ लाइफ टाइम 3 to 6 मिनट्स के अराउंड होते हैं। सिंथेसिस की बात कर ले तो मेड ऑफ प्री प्रो ग्लूकागॉन कन्वर्टेड इनटू प्रो ग्लूकागॉन देन ग्लूकागॉन, यानी इसके स्टेजेस हैं, इसमें हम लोग डिटेल अभी नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग ये समझते हैं कि ग्लूकागॉन जो बना है वो बना किस चीज़ों से, प्री प्रो ग्लूकागॉन पहले बना था, फिर कन्वर्ट होता है प्रो ग्लूकागॉन में, और देन हम लोग को जो एक्टिव ग्लूकागॉन मिलता है वो मिल रहा होता है। अकर्स एट अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, जो अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज है वहाँ पे ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, प्री प्रो ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन बनने का जो प्रोसेस है ये अल्फा सेल कहाँ, पैनक्रियाज के आइलेट्स में भी सारे हो रहे होते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म की अगर बात कर लें तो ये मेटाबॉलिज्म 30% अप्रॉक्स कहाँ डिग्रेड होता है, लीवर में, 20% किडनी में, अप्रॉक्सीमेटली 50% जो होता है बाय ब्लड इन सेरिन एंड सिस्टीन प्रोटीजेस जो होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, एक्चुअली मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। एक्सक्रीटेड एज फ्रैगमेंट्स इन यूरिन, अब इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिन के थ्रू होता है।
इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के लिए वही है एक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन, यानी ग्लूकागॉन एक्चुअली काम क्या करता है और काम कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें क्या जनरली अपोजिट टू इंसुलिन राइजेस ब्लड ग्लूकोज एंड मेटाबोलाइजेस एनर्जी स्टोर्स। ओके, इंसुलिन की अगर बात कर लें तो इंसुलिन हम लोग क्या देखें कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था तो इंसुलिन रिलीज होकर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि जनरली ग्लूकागॉन का जो एक्शन है क्या है, अपोजिट टू इंसुलिन, यानी इंसुलिन जैसा भी काम करता हो ग्लूकागॉन ठीक उसके अपोजिट काम करता है। क्या करता है, तो यहाँ पे राइजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। ध्यान रखें कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है, बढ़ा देता है। मेटाबोलाइजेस एनर्जी स्टोर्स, अब जो एनर्जी स्टोर करके यानी ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन एक्चुअली याद कीजिए कि जो इंसुलिन ग्लाइकोजन बना करके स्टोर करवा के रखवा रहा था, अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा, जो एनर्जी स्टोर है तो उसको यूटिलाइज कर देगा। जिसे पहला हम लोग देखते हैं ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे ग्लूकागॉन क्या काम करता है, तो करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर, मोर ग्लूकोज इन ब्लड। एक्चुअली होता क्या है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे जो लिवर में, एक्चुअली लिवर हम लोग यहाँ पे लिवर में क्या था, लिवर में था ग्लाइकोजेन। अब इस ग्लाइकोजेन को क्या करता है, ये ग्लूकोज बना देता है। ग्लाइकोजेन को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है कौन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये बना करके इसको क्या करता है, चेंज करता है। अब ध्यान से देखिए, जो ग्लाइकोजन लेवर में स्टोर था वो ग्लाइकोजन को किस चीज़ में चेंज किया, ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया कहाँ पे, ब्लड में। तो ध्यान रखें कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स इनटू लिवर यूज्ड टू मेक ग्लूकोज। अब यहाँ पे करता क्या है, तो बेसिकली जो एमिनो एसिड्स एक्चुअली ब्लड में थे उन एमिनो एसिड्स को ग्लूकागॉन क्या करता है, एमिनो एसिड्स को चेंज कर देता है इनटू ग्लूकोज। ओके, एमिनो एसिड से ग्लूकोज में चेंज करता है कहाँ पे, लिवर में ले जाकर के, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एमिनो एसिड से क्या बना दिया, ग्लूकोज। अल्टीमेटली हम देखें तो ये क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम किया। डज नॉट कॉज ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन मसल्स। यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होते हैं मसल्स में होते हैं, वहां पे ये काम नहीं करता है, सिर्फ ये लिवर वाले ग्लाइकोजन जो स्टोर थे उनको यूटिलाइज करवाता है। ओके, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या करता है, तो इंक्रीज एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट इनटू लिवर, यानी जो एमिनो एसिड ब्लड्स में या फिर इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको क्या करता है, एमिनो एसिड्स को ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड्स को कहाँ पहुंचाता है, लिवर में। क्यों एमिनो एसिड्स को लिवर में क्यों पहुंचाता है, फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से फिर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा होता है, कहाँ पे, लिवर में। अच्छा, ये बनवा कौन रहा है, ध्यान रखना, कौन, ग्लूकागॉन। ओके, फैट मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, तो लाइपोलाइटिक एक्शन ब्रेक्स डाउन फैट, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड, प्रमोट कीटोजेनेसिस, मेक्स लिवर कीटोन बॉडीज। अब जाहिर सी बात है कि फैट का ब्रेकडाउन करवा रहा है तो वहां पे कीटोजेनेसिस करवा रहा होता है, फ्री फैटी एसिड्स के लेवल को बॉडी में बढ़ा रहा होता है, कौन, ग्लूकागॉन। अदर एक्शंस की बात कर ले तो डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस को कम कर देता है। इंक्रीज बाइल सिक्रेशंस ऑफ लिवर, यानी लिवर से जो बाइल का सिक्रेशन ये बढ़ा देता है, कौन, ग्लूकागॉन। रेगुलेशंस की बात कर ले तो ग्लूकागॉन की रेगुलेशंस यहाँ पे, ओके, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन, द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन इज मेनली रेगुलेटेड बाय द चेंजेस इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, एमिनो एसिड्स कंसंट्रेशन एंड सर्टेन हार्मोन्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। दिस रेगुलेशन कीप्स ब्लड ग्लूकोज विद इन नॉर्मल रेंज एंड बैलेंसेस एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब देखो, हम इंसुलिन की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इंसुलिन कोई हीरो है और ग्लूकागॉन कोई विलन है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। जाहिर सी बात है कि दोनों मिल करके आपस में अगर एक दूसरे के अपोजिट भी अगर काम करते हैं तो एंड रिजल्ट ये हमको चाहिए कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो। यानी अगर कोई ब्लड ग्लूकोज लेवल किसी कारण से, चाहे वो हमारे मील की वजह से या किसी भी रीजन से, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन क्या करता है, उसको नॉर्मल लेवल पे लाता है। अगर नॉर्मल से डिक्रीज हो जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकागॉन क्या करता है, उसी ग्लूकोज को अप करके ऊपर लाता है। यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के अपोजिट तो काम करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट हमको यही देते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखें। अब जाहिर सी बात है कि ग्लूकागॉन किस तरीके से रेगुलेट होते हैं इसकी बात कर लें तो ये भी स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रेशंस की बात कर लें तो लो ब्लड ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अगर लेस देन 80 mg पर DL ब्लड ग्लूकोज लेवल हो तो क्या होता है, द प्राइमरी ट्रिगर, यानी इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत
प्राइमरी ट्रिगर है कि अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 mg/dl से नीचे गया है तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा। फॉल इन ग्लूकोज लेवल्स डायरेक्टली स्टिमुलेट द अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मोर ग्लूकागॉन इज रिलीज। ग्लूकागॉन देन राइजेस blood glucose by increasing glycogen breakdown, glycogenolysis in the liver, increasing glucose formation, gluconeogenesis from amino acids। ओके होता क्या है कि अगर 80 mg/dl से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, ये एक प्राइमरी ट्रिगर है। और क्या होता है, अल्फा सेल जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज यानी पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल है वहां को स्टिमुलेट यानी उस सेल को स्टिमुलेट करता है और क्या वहां से रिलीज होता है, ग्लूकागॉन। अब जब ग्लूकागॉन रिलीज होता है तो क्या करवाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वहां पे ग्लूकोज बनवा देता है। और जो एमिनो एसिड्स हैं उनका क्या करवाता है, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाने लगता है, यानी दोनों कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और क्या, इंक्रीज एमिनो एसिड्स इन ब्लड, एग्जांपल आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील। एमिनो एसिड्स स्पेशली एलानिन एंड आर्जिनिन स्टिमुलेट अल्फा सेल्स, यहाँ पे एलानिन और आर्जिनिन क्या अल्फा सेल को स्टिमुलेट करते हैं। प्रिवेंट्स hypoglycemia that might result if insulin alone were secreted after a protein meal। कहने का मतलब कि प्रोटीन खाने के बाद अगर सिर्फ इंसुलिन सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो यहाँ पे जो एलेनिन और आर्जिनिन है ये दो एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं अल्फा सेल्स को और ग्लूकागॉन को भी रिलीज करवाते हैं, यानी इंसुलिन भी काम कर रहा है, ऊपर क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है। पर यहाँ पे एलानिन और आर्जिनिन दो एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, ग्लूकागॉन के सिक्रीशन करवाते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखते हैं, यानी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हुए चल रहे होते हैं। यहाँ पे ग्लूकागॉन कन्वर्ट दिस एमिनो एसिड इनटू ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये इन एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं, ये कि नए ग्लूकोज में फॉर्मेशन करवाते हैं। अदर स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स अगर बात कर ले कि ग्लूकागॉन के रिलीज के, तो एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, इंक्रीज डिमांड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन स्टिमुलेट ग्लूकागॉन सिक्रीशन। जाहिर सी बात है कि अब एक्सरसाइज करते तो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का डिमांड अगर बढ़ जाए तो वहां पे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो बेसिकली क्या करवाता है, ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को प्रमोट कर रहा होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जैसे गैस्ट्रिन हो गया, कॉलिसिस्टोकाइनिन जिसको सीसी कह रहे हैं, ये क्या करता है, रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन स्टिमुलेट अल्फा सेल। कहने का मतलब कि ये गैस्ट्रिन हो गया या कॉलिसिस्टोकाइनिन जो हो गया, ये रिलीज होते हैं कब, डाइजेशन के दौरान, और अल्टीमेटली क्या करवाते हैं, अल्फा सेल को स्टिमुलेट करते हैं जो ग्लूकागॉन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल की बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन्स दैट इनडायरेक्टली प्रमोट्स ग्लूकागॉन सिक्रीशन टू एंश्योर सफिशिएंट ग्लूकोज सप्लाई। कॉर्टिसोल जाहिर सी बात है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़वाने का काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन दैट इनडायरेक्टली प्रमोट्स ग्लूकागॉन सिक्रीशन टू एंश्योर सफिशिएंट ग्लूकोज सप्लाई। अब सफिशिएंट ग्लूकोज सप्लाई मेंटेन है तो इनडायरेक्ट तरीके से ग्लूकागॉन को रिलीज करवा रहे थे। इनहिबिशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रीशन। अब ध्यान रखना कि ये सारे जितने फैक्टर्स हम लोग डिस्कस किए हैं, ये रेगुलेशंस में बात की, ये क्या था, स्टिमुलेशन था, यानी ग्लूकागॉन कैसे रिलीज हो रहा है, इन सारे फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले इनहिबिशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रीशन। ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रोका कैसे जाएगा। पहला, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डायरेक्टली इनहिबिट्स अल्फा सेल। उस वक्त क्या होगा, अल्फा सेल इनहिबिट हो जाएगा और क्या होगा, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन अपने आप बंद होगा। व्हेन ग्लूकोज इज अबंडेंट, नो नीड टू प्रोड्यूस मोर, ग्लूकागॉन सिक्रीशन फॉल्स। जाहिर सी बात है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उस वक्त क्या होगा कि अल्फा सेल स्टिमुलेट होना बंद हो जाएगा और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन नहीं होगा। इंसुलिन किस तरीके से रेगुलेट कर रहा होता है, तो सिक्रेटेड बाय नेबरिंग बीटा सेल्स एक्ट एज पैराक्राइन मैनर टू सप्रेस अल्फा सेल। एक और बात ध्यान रखना, जब इंसुलिन रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन जब रिलीज होता है तो क्या करता है, एक्ट एज पैराक्राइन मैनर टू सप्रेस अल्फा सेल। जब इंसुलिन रिलीज होता है तो अल्फा सेल को सप्रेस कर देता है। इसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। और क्या, सोमैटोस्टैटिन, ये डेल्टा सेल है, acts locally within the islets to inhibit insulin and glucagon secretion, maintains balance between two। ओके, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को भी रोक देता है और ग्लूकागॉन के भी सिक्रीशन को रोक देता है। चूंकि हम लोग ग्लूकागॉन पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे कि ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को सोमैटोस्टैटिन रोक रहा होता है, जो एक्चुअली रिलीज कहां से होता है, तो डेल्टा सेल से। फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज की बात कर ले तो इंक्रीज लेवल ऑफ इंडिकेट adequate energy availability, act as negative feedback to reduce glucagon secretion। बॉडी में अगर फ्री फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ जाए या फिर कीटोन बॉडीज का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाए तो क्या होता है, पता चल रहा है अच्छा बॉडी में इनफ अमाउंट में क्या है, एनर्जी का सप्लाई मेंटेन है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक प्रकार का निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू हो जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकागॉन रुक जाता है। अब हम लोग दो चीज अभी डिस्कस किए हैं,
एक इंसुलिन और दूसरा सोमैटोस्टैटिन। इसको हम लोग सोमैटोस्टैटिन अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसको सोमैटोस्टैटिन को समझने के बाद फिर हम उस फैक्टर पे आएंगे कि किस तरीके से वो ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रोक रहा होता है इंसुलिन। ओके, सोमैटोस्टैटिन है क्या? तो एक हार्मोन जो सिक्रीट होता है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से डी सेल या फिर डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज एंड डी सेल्स ऑफ स्टमक एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये अलग अलग जगहों से सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, जैसे हाइपोथैलेमस से हो गया, पैनक्रियाज के डेल्टा सेल्स हो गया, स्टमक के डी सेल से या अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के डी सेल से ये रिलीज हो रहा है। हमारा भी मेन फोकस क्या है कि डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से जो रिलीज होने वाला सोमैटोस्टैटिन है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। इसका हाफ लाइफ टाइम क्या है और केमिस्ट्री क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स यानी ये भी अमीनो एसिड से बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड से ये बना हुआ है। ओके, एक्स्ट्रा 2 फॉर्म्स अगर सोमैटोस्टैटिन 14 और सोमैटोस्टैटिन 28, यहाँ पे 14 में सोमैटोस्टैटिन 14 में क्या है 14 अमीनो एसिड्स होते हैं और सोमैटोस्टैटिन 28 में क्या होता है 28 अमीनो एसिड्स होते हैं। बोथ फॉर्म्स हैव सिमिलर एक्शंस, यानी दो अलग अलग सोमैटोस्टैटिन अगर मिल रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता, दोनों के एक्शंस हम लोग के ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल रहा होता है। हाफ लाइफ टाइम अप्रॉक्स 2 से 4 मिनट के आसपास होता है, यानी जितना रिलीज हुआ उसको अपने 50% में पहुंचने में और फिर उसको 50% पहुंचने में लगभग 2 से 4 मिनट या फिर 2 से 4 मिनट टाइम लग रहा होता है। इसका क्या है टी हाफ है। ओके, इसका क्या है टी हाफ, ये क्या हाफ लाइफ टाइम। मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेड इन लिवर एंड किडनी, इसका मेटाबॉलिज्म सोमैटोस्टैटिन का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लिवर में या फिर किडनी में। एक्शंस की बात कर ले, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्शन विद इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनहिबिट्स बीटा सेल। अब देखो सोमैटोस्टैटिन के एक्शन की हम लोग बात की तो क्या करता है इनहिबिट कर देता है बीटा सेल को। अब बीटा सेल को इनहिबिट करने का मतलब है कि इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या किया कम कर दिया। इनहिबिट्स अल्फा सेल, अब अल्फा सेल को तुम स्टिमुलेट करने से रोक रहे हो यानी इनहिबिट कर रहे हो अल्फा सेल को, इसका क्या मतलब है कि वो ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रोक रहे होते हैं। यानी सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन के सिक्रीशन को भी रोकता है और क्या है ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को भी रोकता है। और क्या करता है डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्टमक, डुओडेनम एंड गल ब्लैडर, यानी गल ब्लैडर स्टमक यहाँ इसके मोर्टेलिटी को भी कम कर रहता है। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ जीआई हार्मोन जैसे गैस्ट्रिन हो गया, कॉलिसिस्टिकाइनिन, जीआईपी, वीआईपी या फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और क्या वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, इन सारे हार्मोन्स के सिक्रीशंस को भी क्या करता है ये इनहिबिट करता है। कौन? सोमैटोस्टैटिन। हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन क्या करता है इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टैटिन रिलीज हो रहे होते हैं वो किसको रोक रहे होते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे होते हैं उसको रोक रहा होता है। Therefore are called growth hormone inhibitory hormone, यानी इस सोमैटोस्टैटिन को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या GHIS भी कहते हैं। रेगुलेशंस ऑफ सिक्रीशंस की बात कर लें तो पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज अमीनो एसिड्स CCK, इन सारे कंडीशंस में क्या होता है सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है। ट्यूमर डी सेल्स इंक्रीज, अब डी सेल्स में अगर यानी डेल्टा सेल में अगर ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा हाइपर सिक्रीशन कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक लाइक सिम्टम्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर डेल्टा सेल यानी पैनक्रियाज का डेल्टा सेल, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डेल्टा सेल्स का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या हो सकता है? हाइपर सिक्रीशन कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक लाइक सिम्टम्स, यानी अगर डेल्टा सेल्स अगर सही तरीके से काम ना करे वहाँ पे हाइपर सिक्रीशन मिले तो वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज लाइक सिम्टम्स हमने को देखने को मिल सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सोमैटोस्टैटिन की बात करें स्टिमुलेटेड बाय काइंड कंटेनिंग ग्लूकोज प्रोटीन्स इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जब देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि काइंड जिसमें ग्लूकोज हो प्रोटीन्स हो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, सोमैटोस्टैटिन वहाँ पे रिलीज करवा रहा होता है। एक नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसको पीपी सेल्स या एफ सेल्स से रिलीज होता है, सिक्रेटेड बाय एफ सेल्स या पीपी सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ध्यान रखना हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग को 4 टाइप के सेल मिल रहे थे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा सेल सिक्रेट कर रहा था ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट कर रहा था इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रेट कर रहा था सोमैटोस्टैटिन जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और अभी एफ सेल यानी पीपी सेल्स क्या सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है हाफ लाइफ टाइम इसका अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेनली किडनी में होता है। फंक्शन इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन कि हेल्प प्रिवेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग फास्टिंग और स्ट्रेस व्हेन इंसुलिन इज नॉट नीडेड। कहने का मतलब क्या करता है ये इंसुलिन को रोकता है, इंसुलिन के सिक्रीशंस को रोकता है। और रेगुलेशंस क्या करवाता है? हेल्प्स टू ग्लूकोज होम्योस्टैसिस बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन ensure that the glucagon is released when blood glucose sugar drops, balancing glucohomeostasis by inhibiting insulin, modulating glucagon. Pancreatic polypeptide supports the maintenance of blood glucose level especially during fasting or stress conditions. Okay, तो
जाहिर सी बात है कि ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के फंक्शंस को हमको समझना है। ओके, और उससे पहले एक रिलेशन हमको समझना होगा कि सर ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड तो इंसुलिन को इनहिबिट कर रहा होता है ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन, पर ये सोमैटोस्टैटिन तो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन दोनों को इनहिबिट कर रहा होता है। बीटा सेल जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, इंसुलिन, और जब इंसुलिन रिलीज होता है तो ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है। तो एक्चुअली ये कहानी होती कैसे है, तो इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से आगे हम लोग समझने वाले हैं। ओके, चारों हार्मोन्स को हम लोग ऑलमोस्ट सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से रिलीज होते हैं, किस तरीके से इसका रिलीज का रेगुलेट होते हैं। चाहे वो इंसुलिन की बात कर लें तो उसका प्राइमरी ये है कि सर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा। अगर हमको सोमैटोस्टैटिन चाहिए यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को इनहिबिट करना है तो सोमैटोस्टैटिन चाहिए। फास्टिंग कंडीशन में जब हमको इंसुलिन को इनहिबिट करना हो और ग्लूकागॉन रिलीज करवाना हो तो उस वक्त ये क्या करवा रहा होता है कि हमारा पीपीसी यानी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये काम कर रहा होता है, वहाँ पे एक्शन दिखा रहा होता है कि इंसुलिन को इनहिबिट करके ग्लूकागॉन को रिलीज करवाता है। ये चार चीज सेपरेटली था, पर आपस में अगर ध्यान से देखें तो ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। अब हम लोग अगर एक दूसरे को आपस में रिलेट करते हुए देखें तो कुछ चीज़ें हम लोग के सामने आती है जिसको हम अभी हाईलाइट करते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। तो यहाँ ध्यान से देखें कि जब इंसुलिन, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग फिर से आपको दिखा दें कि जब रेगुलेशंस ऑफ ग्लूकागॉन की बात करें, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन की जब हम लोग समझते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ दिख रहा होता है क्या कि इनहिबिशन यानी ग्लूकागॉन कब इनहिबिट होता है, इनहिबिशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रीशन, इसमें हम लोग को दिख रहा होता है यानी इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है कहाँ से, बीटा सेल्स, और ये सप्रेस करता है अल्फा सेल को, यानी ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रोक रहा होता है। एक चीज हम लोग यहाँ दिख गया कि सर इंसुलिन रोक रहा होता है ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को, एक ये चीज। और दूसरा क्या था कि सोमैटोस्टैटिन जो एक्ट कर रहा होता है, एक्ट्स लोकली इन विद इन द आइलेट्स, बोथ इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को रोक रहा होता है। दो चीजें कि इंसुलिन ग्लूकागॉन को रोकता है और सोमैटोस्टैटिन दोनों को रोकता है। आगे हम लोग ये चीज़ और क्लियर तरीके से देखते हैं क्या है कि सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स बीटा सेल यानी इंसुलिन के सिक्रेशन को भी सोमैटोस्टैटिन रोकता है और अल्फा सेल को भी रोकता है यानी ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को भी सोमैटोस्टैटिन रोकता है। अब ये होता क्या है इसको और आगे अगर समझें, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करें इसको मिस नहीं कर सकते। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये भी इंसुलिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन एंड मॉड्यूलेटिंग ग्लूकागॉन, यानी ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनडायरेक्टली कहें कि तो प्रमोट कर रहा होता है। होता कैसे, अब ये समझते हैं। ये इनिशियली हम लोग ये डायग्राम बनाए थे कि ये क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कुछ इस तरीके से है। हम लोग अपने स्टडी पर्पज के लिए इसको इस तरीके से बनाए हैं। ओके, ये क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, इंसुलिन। अल्फा सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, ग्लूकागॉन। डेल्टा सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा सेल जो है ये सिक्रीट कर रहा है सोमैटोस्टैटिन। और एफ सेल क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अभी हम ध्यान से रखना, हम लोग जब डिस्कस किए थे कि जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल आया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो वो ब्लड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी आएगा या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आएगा। जब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आएगा तो सेंट्रली आएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या था हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या ब्लड सप्लाई पहले सेंटर की ओर आता है। तो ब्लड पहले कहाँ आया, सेंटर की ओर। अब चूंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो किसको स्टिमुलेट करेगा, बीटा सेल को। सेंट्रली सबसे पहले कौन लोकेट हुआ, बीटा सेल। तो बीटा सेल में क्या हुआ, अब ध्यान से देखो कि चूंकि बीटा सेल को आके स्टिमुलेट किया और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। यानी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो सबसे पहले पता चला किसको, बीटा सेल को। ये सिक्रीट क्या किया, इंसुलिन। अब इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो कम करेगा, साथ में क्या करता है, ये अल्फा सेल को भी, यानी अल्फा सेल को भी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अल्फा सेल को क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी इंसुलिन जब रिलीज हुआ बीटा सेल से, बीटा सेल को क्या मिला, ब्लड सप्लाई। सबसे पहले क्योंकि सेंटर में सबसे पहले ब्लड आया है तो सबसे पहले किसको मिला, बीटा सेल को। तो बीटा सेल से क्या रिलीज हुआ, इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, साथ में साथ क्या करता है, अल्फा सेल को क्या करता है, इनहिबिट करता है। चूंकि अल्फा सेल को इनहिबिट कर देता है तो अल्फा सेल से क्या रिलीज हो रहा था, ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रीट नहीं होगा, क्या हो गया, इंसुलिन रिलीज हुआ। अब इंसुलिन अपने फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। जब इंसुलिन अपने फंक्शंस को कर रहा है तो एक कंडीशन ऐसा भी तो आएगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगा। अब इंसुलिन अगर सिक्रीट होता रह जाए, इंसुलिन अगर सिक्रीट होता रह जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, कम कर देगा। जो ही तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा
वो स्टिमुलेट कर देगा किसको, अल्फा सेल को। अब अल्फा सेल स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, इंसुलिन के अपोजिट काम करेगा, इंसुलिन के अगेंस्ट काम करेगा। तो ये अल्फा सेल से क्या रिलीज होगा, ग्लूकागॉन, जो बेसिकली इनहिबिट कर देगा बीटा सेल्स को, और फिर वो ग्लूकागॉन जाके एक्ट कर रहा होगा। अब सोमैटोस्टैटिन की बात कर लें कि जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों रिलीज होकर के इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे या अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे इंसुलिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ग्लूकागॉन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे कौन एक्ट करेगा, डेल्टा सेल, और एक्ट करके क्या करेगा, दोनों को इनहिबिट कर देगा। यानी ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग अल्फा सेल और बीटा सेल से जो इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, दोनों को रोक देगा कौन, डेल्टा सेल। ये जो डेल्टा सेल हमको दिख रहा है ना, जो सारे जगहों पे डेल्टा सेल क्या है, एवरीवेयर, हर जगह पे था, ये डेल्टा सेल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब लास्ट में बताया पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। तो जाहिर सी बात है कि जब फास्टिंग कंडीशन होता है, जब व्रत किए हुए मान लेते हैं, जिस दिन खाना ना खाए हों, उस दिन नॉर्मली देखें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम होता है। अगर उस दिन इंसुलिन अगर सिक्रिट हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल और कम हो जाएगा और बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का रोल आता है कि बीटा सेल को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन ना हो उस रोज, और वहां पे क्या हो, ग्लूकागॉन अच्छे तरीके से रिलीज होकर के ब्लड ग्लूकोज लेवल जो स्टोर्ड फॉर्म था, एक्चुअली जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था, उसको यूटिलाइज करवा करवा करके बॉडी में ग्लूकोज को, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। आई होप कि आपको पैनक्रियाज के इस कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।